टाइम भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मेरी मौजूदगी लगातार पहलगाम जहां पर 22 तारीख को आतंकियों ने हमला किया था। 7 तारीख को हिंदुस्तान उसका बदला लेता है पाकिस्तान से। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान हिमाकत करता है, हमारे शहरों को टारगेट करने की कोशिश करता है। भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देती है। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम, कई उनके एयरबेस को स्वाहा कर दिया जाता है। आखिरकार पाकिस्तान घुटने पर आता है। सीज फायर का ऐलान होता है, लेकिन सीज फायर पर जब दोनों पक्ष सहमत हो गए तो महज 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान एक बार फिर से अपना असल कैरेक्टर दिखाता है। एक बार फिर से ड्रोन भारतीय सीमाओं में अलग अलग शहरों में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि उन सभी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि क्या पाकिस्तान भरोसे लायक है? क्या इस मुल्क पर भरोसा किया जाना उचित है? जबकि इतिहास है कि आजादी के बाद से 1947 के बाद से अलग अलग मौकों पर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की पीठ पे छुरा घोंपा है, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। तो सवाल ये कि क्या इस मुल्क पर भरोसा करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। समझौते के 3 घंटे बाद ही तोड़ दिया वादा। जम्मू से लेकर जैसलमेर तक बरसाए गोले। भारतीय सेना ने पाक को दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के नापाक इरादे हो गए चकनाचूर। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सुधरने वाला नहीं है, वो अपनी नापाक हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। तभी तो सीज फायर की शर्त को महज 3 घंटे में ही पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया और बॉर्डर पर फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया। भारत पाकिस्तान के बीच ऐसी जानकारी है कि पाकिस्तान ने जम्मू के बारामूला इलाके में ड्रोन से हमला किया। वहीं अखनूर, राजौरी और आरएसपुरा में पाकिस्तान की तरफ से टैंक से गोलाबारी की खबर आई। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार दोपहर 3:35 पर दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई। इस बातचीत में यह फैसला लिया गया कि शनिवार 5 बजे से दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू किया जाएगा। दोनों देश ने आकाश, जल और थल पर हमले रोकने की सहमति दी, लेकिन पाकिस्तान ने महज 3 घंटे में ही इसे तोड़ दिया और रात 8 बजे के बाद से ही कई इलाकों में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और भारी गोलाबारी की। सबसे ज्यादा हमले अखनूर, राजौरी और आरएसपुरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखे गए। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। श्रीनगर के अलावा एलओसी पर भी पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की। अखनूर और जोगवा में फिर से गोलीबारी शुरू कर दी गई। ऐसे में भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। बॉर्डर के कई इलाकों में पूरी रात रुक रुक कर फायरिंग होती रही, लेकिन भारतीय सेना ने बार बार उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान फिर तोड़ेगा सीज फायर? क्या मुनीर से शहबाज डर गए हैं? आप सोचिए कि कल जब ऐलान हुआ, विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया, तो उसके बाद लगा था कि चलो ठीक है, अब पाकिस्तान हो सकता है शांति बरते। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 2 से 3 घंटों में जैसे अंधेरा हुआ, उसने अपना कैरेक्टर दिखाना शुरू कर दिया। तो सवाल है कि ऐसे मुल्क पर भरोसा करे क्या? और ये हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ये सवाल को पूछ रहे हैं। पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूँ। स्क्वाड्रन लीडर बर्लिन पवार जी है,
विंग कमांडर गीतांजलि सिंह और विंग कमांडर निकिता भारद्वाज जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निकिता जी, आपसे शुरू करता हूँ। कल ये लगा था कि शायद हो सकता है कि भारत को जो हासिल करना था वो हमने हासिल कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर, सिंधु जल समझौता रद्द करके पाकिस्तान को हैसियत दिखा दी, एक्ट ऑफ वॉर होगा, माना जाएगा आगे से तरीके से बिहेव किया और जो वो हमेशा करते आए हैं एक धोखाबाजी, उन्होंने इस बार भी वही किया। बिल्कुल ठीक है, वही किया। लेकिन सवाल ये है गीतांजलि जी की भरोसा कैसे करें, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं, लाहौर बस यात्रा करते हैं, उसके बाद करगिल वॉर होता है, मुशर्रफ को बुलाया जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये पुराना इतिहास है पाकिस्तान का। बिल्कुल राकेश जी, मैं कहना चाहूंगी जरा कड़ियों को जोड़िए। हम इस टाइमलाइन पे अगर थोड़ा सा देखें इस पूरी टाइमलाइन को जो हुआ है पिछले 4-5 दिनों से, और मैं कहूंगी जबकि आतंकी हमला हुआ था पहलगाम और उसके बाद से भारत का स्टैंड बहुत क्लियर था कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद के खिलाफ, एक आतंकवादी हमले के खिलाफ हमने अपना एक्शन लिया, जो कि हमने पहले ही दिन उनके टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया, उनके टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया। जो टारगेट था वो हमने न्यूट्रलाइज किया। अब फर्दर एस्केलेशन जब पाकिस्तान की तरफ से हुई है, उसका हमने सिर्फ रिटेलिएशन में जवाब दिया है, जो कि जिसके परिणाम सबके सामने हैं। जो 9 टेररिस्ट भारत के हिसाब से जो हमने अपनी एक लिस्ट निकाली है और बताया गया है, वो हमने न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। तो अब इसके बारे में अब कल का जो घटनाक्रम है उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो 3:30 बजे पाक डीजीएमओ कॉल करते हैं हिंदुस्तानी डीजीएमओ को और रिक्वेस्ट करते हैं कि नॉन एस्केलेटरी हो या सीज फायर हो या संधि की जाए। अब जब सीज फायर 5 बजे से इफेक्ट में आती है और 8 बजे से 8-8:30 बजे से जो टीदिंग सीज फायर कहा जा रहा है अभी, उसका उल्लंघन किया जाता है टीदिंग इश्यूज में, और उल्लंघन करने के बाद उनके ही प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम तो सीज फायर कर रहे हैं। तो आप देख लिए किस तरीके का देश है जिसमें खुद में ही एक संधि नहीं हो पा रही है कि क्या एक्शन है और क्या उनका स्टैंस है, वही क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जब भारत की बात आती है तो विश्वास करना तो बहुत दूर की बात है ऐसे एक रोग नेशन पे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और उनके प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हमने भारत को खंडहर में तब्दील कर दिया है। तो वहां पर लोग किस तरीके से बोलते हैं, उनके हुक्मरान किस तरीके से बोलते हैं, पता नहीं क्या खा पी कर वो आते हैं, वो भगवान मालिक है। लेकिन पवार सर, एक बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल ये हिंदुस्तान की चिंता भी है, हम लोगों की चिंता भी है कि आखिरकार हिंदुस्तान इस मामले में कैसे आगे बढ़े। सीज फायर हुई है, बातचीत होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या पैरेलली एक नॉन स्टॉप ऑपरेशन भी जारी रहे कि जितनी बार आप हरकतें करोगे उसका डबल टाइम हम रिपे करेंगे आपको। जय हिंद राकेश। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि कल जो हमने सीज फायर उनकी तरफ से इनिशिएट किया हुआ सीज फायर हमने जब एक्सेप्ट किया और हमने अपनी दोनों कंट्रीज में उसको अनाउंस किया, सिर्फ हमने ही नहीं, आपने देखा होगा कि हमारे अनाउंस करने से पहले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी अपनी तरफ से इसको ट्वीट कर दिया था कि बोथ कंट्रीज आर गोइंग टू फॉलो सीज फायर रूल्स एंड एवरीथिंग। बट उसके एग्जैक्ट अराउंड 2.5 से 3 घंटे के बाद वापस जम्मू एंड कश्मीर से लेके जैसलमेर तक, बल्कि उसके भी नीचे कई बेसिस में पूरी शेलिंग हुई है, ड्रोन अटैक्स हुए हैं, स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स हुए हैं। इससे एक चीज क्लियरली पता चलती है दैट देयर इज नो यूनिटी बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि हम पहले से देखते हुए आए हैं। हम हमेशा से जानते हैं कि पाकिस्तान को उनकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चला रही है, उनकी आर्मी चला रही है। सो ये आज और भी पुख्ता सबूत है हमारे सामने कि इतना सब कुछ होने के बाद जब पॉलिटिकल लीडर्स ट्वीट करते हैं दैट वी आर गोइंग टू डू सीज फायर, आर्मी पैरेलली ये करती है। और आर्मी नहीं, मैं तो क्लियरली आज बोलना चाहूंगी कि उनकी टेरर मेकिंग फैक्ट्री है, ये टेररिस्ट ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं दे हैव बीन ट्रेन्ड कि उनको अहिंसा फैलानी है। अगर वो ये काम छोड़ देंगे तो उनके पास काम क्या है? तो कहीं ना कहीं इनका तालमेल नहीं है। आर्थिक स्थिति तो बुरी है ही, मगर उसके साथ साथ दे लैक यूनिटी। मगर इंडिया का, मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, इंडिया का
अगर आप इसमें देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा रूप मैंने देखा है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चाहे कितना भी डिफरेंस हो, हमने देखा है संसद में अपने पॉलिटिकल लीडर्स को फाइट करते हुए। बट इस मोड़ पे अगर आप देखेंगे तो कैसे सब लोग एकजुट होके एक साथ, सारी फोर्सेस, सारी पॉलिटिकल पार्टीज कैसे अपने देश के बेटरमेंट के लिए एक साथ हैं। सो ये सीख हमें लेनी चाहिए और ये मैसेज मैं सारे भारतवासियों को देना चाहती हूं कि हाउ वी आर स्टैंडिंग टुगेदर इन दिस वॉर लाइक सिचुएशन। ओवर टू यू राकेश। नहीं ठीक है, ये तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है और यही वजह है निकिता जी कि बार बार हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है। कभी पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, कभी करगिल में उसे पीछे खदेड़ा और अब एक बार फिर से उनके डिफेंस सिस्टम, उनके एयरबेस को जैसे हमने स्वाहा किया। वो भले ठीक है कि आधी रात को शहबाज पता नहीं क्या सोच कर आते हैं, कौन उनको क्या स्पीच लिख कर देता है, लेकिन एक बातचीत है जो पवार जी कह रही थी और बातचीत ये है कि लैक ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी हो नहीं सकती निकिता जी, क्योंकि उनके डिफेंस मिनिस्टर संसद ने वहां की उठकर कह दे कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जहां पर पूरा आतंकी सिस्टम एक पैरेलल लाइन पर काम करे, तो वहां पर यूनिटी कैसे होगी। इसीलिए कभी करगिल युद्ध होता है, कभी भारतीय संसद पर हमला होता है, इसके बावजूद कि उसके पहले बातचीत की पहल होती है, मुंबई हमला होता है। तो ये बार बार पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपता इसीलिए है क्योंकि वहां पर स्टेट पॉलिसी के तौर पर टेरर है, मदरसे हैं जहां पर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें आतंकी के तौर पर तैयार किया जाता है। राकेश जी, हमने देखा है हर बार कि पाकिस्तान ने हमेशा इसको एक रिलीजियस वॉर बनाने की कोशिश की है। दे डोंट ओनली ट्राई टू अटैक अनदर नेशन, दे ट्राई टू अटैक आवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। उनके वहां पे हमेशा से, अभी भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी जहां पे उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने बोला था कि उनके बच्चों को ये सिखाया जाए कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में स्टार्क डिफरेंस क्या होता है। मतलब आप ये देखिए कि वो कितना बड़ा रेज, एक हिंदुइज्म के खिलाफ कितना बड़ा रेज क्रिएट कर रहे हैं। तो वो इंसानियत और धर्म के नाम पे युद्ध कर रहे हैं। उनको दे डोंट हैव एनी हम जो कहते हैं ना, राइटियसनेस नहीं है उनके अंदर। तो और वही राइटियसनेस इंडिया के अंदर है, वही हमें उनसे बहुत ही अलग बनाती है। एंड वी विल ऑलवेज स्टैंड बाय आवर राइटियसनेस, वी विल ऑलवेज स्टैंड बाय the fact that India is not against a nation as such, but always against terrorism. नहीं, लेकिन सवाल है गीतांजलि जी की जो निकिता जी कह रही हैं, तो आगे पाकिस्तान का भविष्य क्या है? क्योंकि असीम मुनीर को लेकर बहुत तरह की बातचीत है। बहुत सारे लोग वहां के मानते हैं कि जो कुछ बवाल हुआ, जो कुछ आतंकी हमला हुआ, भारत ने जिस तरीके से एक्शन लिया, उसकी जड़ में असीम मुनीर हैं। तो क्या अब अपनी कुर्सी को खतरे में देखकर, क्योंकि वहां पर एक आवाज उठने लगी है, क्या वहां पर तख्ता पलट करेंगे? क्या पाकिस्तान का ये आने वाले समय में बहुत जल्दी भविष्य हो सकता है? आपको लगता है ऐसा? देखिए राकेश जी, बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया कि बहुत ही अस्थिर है पाकिस्तान की खुद की आंतरिक हालत। चाहे आप पॉलिटिकल ले लें, चाहे मिलिट्री ले लें या फिर फाइनेंशियल ले लें, तो ये बात किसी से नहीं छुपी है कि आज की डेट में कितनी अस्थिरता है पाकिस्तान में। और मानवता के खिलाफ जो ह्यूमैनिटेरियन हम कहते हैं अगर, तो जब ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, या जब एक्टिव ऑपरेशंस चल रहे हैं और नोटाम्स इशू नहीं हो रहे हैं और सिविल फ्लाइट्स के पीछे छुपा जा रहा है, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके का देश है और उस देश का फ्यूचर, ऐसे देश का फ्यूचर जो मानवता के साथ या ह्यूमैनिटेरियन एक कोई भी एस्पेक्ट रखता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या फ्यूचर होगा ये सब दिख रहा है। और बहुत ही जल्दी ये तख्ता पलट होने वाला है। हिस्ट्री में भी ये रहा है कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद या पहले ऐसा ही पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, लेकिन पवार मैडम, एक सवाल है कि जब देश आजाद हुआ, जब दो देश बने, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए, उसके बाद से पाकिस्तान में एक रेडिकल सोच है, एक रेडिकल एग्रेशन है। इसीलिए वो शुरुआत में 47-48 में आप देखिए कश्मीर पर कब्जा करने की वो कोशिश करता है। फिर जब भारत चीन का युद्ध होता है, उसके बाद लगता है कि शायद हिंदुस्तान कमजोर हो गया होगा, तो ऑपरेशन जिब्राल्टर वो लॉन्च करता है। इसके बाद से बांग्लादेश में जिस तरीके से बवाल होता है, भारत एक स्टैंड लेता है कि हम मुक्ति वाहिनी को समर्थन देंगे। उसके बाद वो जिस तरीके से हिंदुस्तान पर अटैक करता है, इसके बाद से अलग अलग दौर में
जब जब भी हिंदुस्तान ने पहल की, चाहे मैं आगरा समिट की बातचीत करूं या अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तब मैं उनकी कोशिशों की बातचीत करूं कि चलो ठीक है, सब कुछ पटरी पर है, बातचीत रहे और शांति रहे, तब तब पाकिस्तान ने धोखा दिया है। तो इतिहास है 47 से लेकर 2025 तक। राकेश जी, इससे ना दो चीजें सामने आती है। पहली चीज कि कैसे पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कि हम दोनों देशों में अमन और शांति को प्रोत्साहन दें। सबसे पहली चीज है, वो चाहते नहीं है, बिकॉज उनका एम ये नहीं है कि शांति हो जाए, उनका एम है जम्मू कश्मीर को हासिल करना। तो कैसे चुप बैठेंगे जब तक कश्मीर को हासिल नहीं करेंगे? ये सिर्फ उनकी एक टैक्टिक्स थी सीज फायर वाला, मेरे हिसाब से, कि इतना जो कॉन्स्टेंटली उनपे बम्बार्डमेंट हो रहा था, जो अटैक हो रहा था, वी वर ऑल्सो टेकिंग ऑफेंसिव स्टैंड। हम लोग भी डिफेंसिव नहीं थे, हम लोग भी ऑफेंसिव हो गए थे। हर एक्शन का जवाब हम ऑफेंसिव रिएक्शन के साथ उनको दे रहे थे। तो उसके साथ वो भी, उनको लगा था कि ये एक ब्रेक हो सकता है एंड हम ये सीज फायर की बात करके थोड़ा टाइम बाय कर लेते हैं। बट अगर आपने जितने भी आपने पीछे के एग्जाम्पल्स दिए, उससे ये पता चलता है कि हम कितने सालों से, लगभग 35 साल हो गए ऑलमोस्ट, जब से हम शांति वार्तालाप करना चाहते हैं। आप देखिए 35 साल से उन्होंने हमारी एक भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया है, चाहे उन पे ग्लोबल प्रेशर हो या नहीं हो। ये क्लियरली समझ में आता है कि टाइम बाइंग टैक्टिक्स थी और वो शांति नहीं चाहते। अदरवाइज कल रात को जो उन्होंने किया कॉन्स्टेंटली, मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि सीज फायर के 1 घंटे बाद हुआ, मैसेज नहीं गया लोगों नहीं, को। लेकिन मैडम आप जो बात कह रही हैं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद आपकी बातों से एक चिंता है, एक सवाल है मेरे मन में, और मुझे लगता है कि देश के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उनके मन में भी एक चिंता होगी कि अगर वो बातचीत करता है तो टाइम बाय करता है, ये टाइम बाय उसकी टैक्टिस है, तो फिर अगर बातचीत करेंगे तो ये भी तो टाइम बाय कर रहा है, तो निपटे कैसे इससे हम? देखिए, मैं फोर्सेस की आपको एक खासियत बताती हूँ कि हम 1 घंटे में अपने वॉर प्लान के हिसाब से एक्टिवेट हो जाते हैं, बट हम कभी भी, जब तक हमें पूर्ण रूप से ये पता ना चल जाए कि हमारा दुश्मन शांत बैठ गया है, हम लोग शांति से नहीं बैठते। हम अपना एक्टिवेटेड स्टेट हमेशा, जो ऑपरेशनल स्टेट होता है वॉर लाइक सिचुएशन में, हम उसको हमेशा मैक्स पे रखते हैं। सो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने पीस टॉक बोला और हम लोग पीछे, सारे फौजी पीछे हो गए कि अब कुछ नहीं होगा। सारी रात ब्लैकआउट प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं सिविल डिफेंस सर्विसेज ने, बिकॉज हमको उनका नेचर पता है। ये एक कागजी कार्रवाई है, और मैं बोलूंगी सोशल मीडिया कार्रवाई, एक तरह से कागजी कार्रवाई तो 12 तारीख को पता चलेगा कि क्या होगा। ये एक सोशल मीडिया कार्रवाई थी और एक सबको बताने का संदेश था कि देखो हम लड़ना नहीं चाहते हैं, राइट? तो अगर किसी के भी दिल में ये शंका है कि अब वो हम पे कभी भी अटैक कर सकता है और वील बी कॉट अनअवेयर, ये बिल्कुल नहीं होगा। हम इतनी जल्दी अपने गार्ड्स डाउन नहीं करेंगे। फौज एक्टिवेट बहुत जल्दी होती है, बट अपनी नॉर्मल पीस टाइम पोजीशंस पे वापस आने के लिए हम पूर्ण रूप से, जब तक हमें कंफर्म ना हो जाए कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, वी डोंट गो बैक टू नॉर्मल। नहीं, ये आपने बात कहकर एक संकेत भी दे दिया, एक चेतावनी भी दे दी और देश के लोगों को एक भरोसा भी दे दिया। तो निकिता जी, ये मानकर चलें कि इस मुल्क का इलाज यही है कि बातचीत हो रही है, ठीक है, बातचीत जहां होती रहेगी, फोर्सेज ऑन द टोज रहेंगी, ऑपरेशनल रेडी कंडीशन में रहना पड़ेगा पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए हमेशा। जी राकेश जी, इसी चीज पे ना मैं आपको भगवत गीता का एक कोट बताना चाहूंगी, जिसमें वो कहते हैं कि वी हैव डन एवरीथिंग वी कुड डू टू इंश्योर पीस, बट लेट्स गिव देम द वॉर दे वांट। हम अमन और शांति से बिहेव करना चाह रहे हैं, पर पाकिस्तान अपने अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर से, अपने कावर्ड बिहेवियर से बार बार हमें उकसाना चाह रहा है। वो हमें उकसा रहे हैं। पहले उन्होंने 2 दिन लगातार इतने ड्रोन्स भेजे हमें यहाँ से, सोच रहे थे कि हमें एग्जॉस्ट कर देंगे। लेकिन मैडम, एक चीज मैं आपको टोक रहा हूँ, क्योंकि आपके एक वर्ड से थोड़ी सी अब मेरी असहमति और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की असहमति होगी कि ये अब अनप्रिडिक्टेबल नहीं रह गया। पाकिस्तान ना कुछ रिएक्ट करे, ना धोखा दे, वो अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन अब तो ये क्विट प्रिडिक्टेबल है कि वो धोखा देगा। उस मुल्क की सीरत में यह है, उस मुल्क के कैरेक्टर में यह है कि आप जब भी शांति की बातचीत करेंगे, जब भी आप सीज फायर की बातचीत करेंगे, तो पीछे कुछ प्लान करेगा, तो ये प्रिडिक्टेबल हो चुका है हमारी। नहीं, वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी जो धोखेबाजी है वो प्रिडिक्टेबल है। तभी कल की जब सीज फायर अनाउंस हुई थी, जैसे वर्दिन मैम ने बोला, उसके बाद हमने अपने गार्ड्स डाउन नहीं किए थे। द प्रिपेयर्डनेस दैट वी हैड विद आवर आर्म्ड फोर्सेस, वी वर टोटली अलर्ट
एंड जब तक हमें वो भरोसा इतना नहीं हो जाएगा कि वो शांत बैठ गया है, वो बायलैटरल टॉक्स की जो हम बात कर रहे हैं, वो जो इंटरनेशनल लेवल के नॉर्म्स की जो हम बात कर रहे हैं, जब तक वो बिल्कुल पूर्ण तरह से हमें भरोसा नहीं हो जाएगा कि वो अब कोई रिटेलिएट नहीं करेगा, तब तक हमारी प्रिपेयर्डनेस चलती रहेगी और उतने ही लेवल पे चलती रहेगी जितने लेवल पे अभी है। तो गीतांजलि जी, इसका मतलब एक है बहुत साफ, जो बातें बर्लिन मैम ने कही, जो निकिता जी ने कही, कि एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो हमने अभी अपनी कॉम्बैट पावर दिखाई है, जो कंपेटिबिलिटी दिखाई है, जो पावर दिखाई है कि तुम्हारा हर शहर, तुम्हारे हर डिफेंस सिस्टम हमारे टारगेट पर है और जिस दिन चाहेंगे नस्तनाबूद कर देंगे, तो ये कैपेबिलिटी और ये लगातार उनको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मुल्क कब धोखा देगा, कब पलटकर पीछे से आएगा, ये कोई नहीं जानता है, और जैसे आए इसको डबल टाइम हम इसको रिपे करें। बिल्कुल राकेश जी, जैसा कि अभी तक मेरे से पहले भी सबने बोला कि हमारी फोर्सेस हाईएस्ट स्टेट ऑफ रेडीनेस में हैं। जनरली भी हम रेडीनेस में रहते हैं क्योंकि हमें पता है हम किस तरीके के एडवर्सरी के तरफ खड़े हैं, पाकिस्तान स्पेसिफिकली ऑन आवर वेस्टर्न फ्रंट। तो इसके लिए देयर इज नो बैकिंग डाउन। और अब जो हमारी सरकार का एक रुख है इस पूरे मुद्दे के ऊपर और पाकिस्तान की तरफ, वो है कि ऑल आउट व्हेनेवर दे स्ट्राइक। सो अगर एस्केलेशन है कहीं से भी तो रिस्पॉन्स उससे तगड़ा दिया जा रहा है और उससे ज्यादा ओवरवेलमिंग दिया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप कड़ियों को जोड़ेंगे, डीजीएमओ पाकिस्तान ने अगर अप्रोच किया, पहले कॉल किया है भारतीय डीजीएमओ को, तो ये दर्शाता है कि किस हालत में पाकिस्तान था और क्या एक्शन और नुकसान उन्होंने हमारी तरफ से हमने उनको इन्फ्लिक्ट किया है इस पूरे 3-4 दिन के ऑपरेशन में। तो ये जब हमारी फोर्सेस की बात आती है या हमारी डिप्लोमेसी की या पॉलिटिकल विल की बात आती है, तो ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से अलाइंड हैं इस समय पे। भारत का जो स्टैंस है वो बहुत ही क्लियर है डिप्लोमेटिकली। लेकिन मैं एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको भी, कि पाकिस्तान के डीजीएमओ फोन करते हैं भारत के डीजीएमओ को, उसके बाद एक सहमति बनती है, फिर आधी रात को शहबाज शरीफ आते हैं, वो अपनी जनता के सामने, अपने मुल्क के सामने एक तरीके का चूरन बेचते हैं कि भाई देखो हमने इतना नुकसान कर दिया। तो ये मान ले कि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स और अपना गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में